गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, कल हम लोग संविधान निर्माण की प्रक्रिया पढ़ रहे थे, ठीक है। और संविधान निर्माण की प्रक्रिया में मैं आपको काफ़ी कुछ बता चुका था, ठीक है। और कुछ उसके चीज़ें अभी बाकी रह गई थी, ठीक है। उन बातों की चर्चा हम आगे करते हैं, ठीक है। और कल हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ा, तो मैंने आपसे बोला था कि थोड़ा सा उसको पहले हम लोग एक बार रिवाइज किया जाएगा, देख लिया जाएगा। तो मैं थोड़ा उसको फास्ट में आप लोग से डिस्कशन करना चाहूँगा उस पर, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि भारतीय संविधान के निर्माण की बात यहाँ चल रही है। तो मैंने आप लोग को फर्स्ट पॉइंट कल बताया था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ये बात किसने बोला? महात्मा गांधी ने बोला, ठीक है। फिर भारत का संविधान, ठीक है, संविधान सभा के द्वारा बनना चाहिए, ठीक है। ये विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो मैंने कल आपको बताया था एम.एन. रॉय, ठीक है, मानवेंद्र नाथ रॉय, ठीक है। और फिर इसके बाद संविधान सभा का गठन कैसे हो, ठीक है, इसका रिपोर्ट जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा आया। तो पूछता है कि कौन सी समिति या, ठीक है, कौन से कमेटी ने ये रिपोर्ट दिया कि भारत का संविधान जो है, ठीक है, संविधान सभा के द्वारा बनना चाहिए और संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन होना चाहिए, ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन होना चाहिए, वो भी कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से। तो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि ये बात किसने बोला? कैबिनेट मिशन ने बोला, ठीक है। और कैबिनेट मिशन में कुल 3 लोग शामिल थे, ठीक है। मैंने नाम भी बताया था, ठीक है, सर पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है। ये बात मैंने आप लोग को कल बता दी थी। और फिर मैंने महिलाओं की चर्चा की थी कि संविधान सभा में महिला सदस्य कुल कितनी थी? 15 थी, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि जो फर्स्ट सीटिंग हुई थी, ठीक है, संविधान सभा की, उसमें कुल कितनी महिला उपस्थित हुई? तो 8 उपस्थित हुई थी, ठीक है। महिला जो ये समूह था पूरा 15 लोगों का, उसमें एक चीफ नियुक्त थे, ठीक है, तो वो महिला थी, ठीक है। तो महिला कौन सी थी, यानी महिला समूह की अध्यक्षा कौन थी? तो मैंने आप लोग को बताया था हंसा मेहता थी, ठीक है। फिर महिला समूह जो है, इसमें एकमात्र मुस्लिम महिला, ठीक है, बेगम एजाज रसूल, एकमात्र दलित महिला दक्षिणायनी वेलायुधन, ठीक है। ये इतनी बातों को मैंने बताया था। फिर मैंने आपसे आप लोग को बताया था कि जो हमारे भारत का संविधान है, ठीक है, ये संविधान सभा का जो संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। तो एक सदस्य का निर्वाचन कितने लाख की जनसंख्या पे निर्धारित हुआ था? मैंने बताया था 10 लाख की जनसंख्या पे। उसमें मैंने आप लोग से पूछा था भारतीय संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चयन कहाँ से हुआ था, ठीक है। तो आप लोग को मैंने बताया था आंसर कि बंगाल से। प्रथमतः कहाँ से हुआ था? बंगाल से, ठीक है। और प्रथमतः शब्द यूज नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र नहीं रहा ऑप्शन में तो पूना, ठीक है। तो महाराष्ट्र के पुणे जो है, वहां से इन्होंने संविधान सभा में दोबारा प्रवेश किया, ठीक है। और वहां पे एक सदस्य थे एम.आर. जयकर, उनको इस्तीफा दिलवाया गया, ठीक है। ये बात बताया। फिर मैंने आप लोग से बताया था कि भारत का जो हमारे संविधान है, ठीक है, इसका संविधान सभा का जो बैठक हुआ वो कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को। दूसरा बैठक कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946। तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946। तीसरा बैठक क्यों महत्वपूर्ण है? तीसरा बैठक महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसी दिन जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और ये उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, प्रस्तावना का आधार है, ठीक ना, आधार है, जिसे संविधान सभा ने एक्सेप्ट कब कर लिया था? 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। ये बात मैंने आप लोग को बता दिया था। फिर मैंने आप लोग से पूछा था कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? सच्चिदानंद सिन्हा। मैंने फिर पूछा था कि क्यों सच्चिदानंद सिन्हा को ही बनाया गया अस्थायी अध्यक्ष? क्योंकि संविधान सभा के सबसे वो वरिष्ठ सदस्य थे, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों से कल पूछा था, बताया था आप लोगों को कि संविधान सभा के अस्थायी यानी परमानेंट अध्यक्ष कौन बने? तो परमानेंट अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, ठीक। फिर मैंने पूछा था संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो मैंने आप लोग को बताया था बी.एन. राव, ठीक है, बी.एन. राव। और संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी, ठीक है। ये बातें मैंने आप लोग को बता दिया था। और मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि ये जो हमारी संविधान सभा है और इसमें जो संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव हैं, तो बी.एन. राव जो है ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है। और उसमें मैंने महात्मा गांधी का भी जिक्र किया था कि गांधी भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। दोनों अगर ऑप्शन में एक साथ रहा तो ए एवं बी करके अगर दिया ऑप्शन में तो बी.एन. राव को भी आंसर देना है, क्योंकि वहां पे बच्चे मिस्टेक करेंगे कि जब संविधान सभा के सदस्य थे, सॉरी, संविधान सभा में जब सलाहकार थे बी.एन. राव, तो वो सदस्य ना हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है।
तो बच्चे उसको आंसर नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है, ठीक है। वो सदस्य नहीं थे सलाहकार होते हुए भी, ठीक। तो ये इतनी बात मैंने बता दिया था, ठीक है। और फिर मैंने पूछा था, बताया था आपको कि भारत का संविधान निर्माण, भारतीय संविधान निर्माण के लिए, ठीक है, संविधान निर्माताओं ने कुल कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया? तो 60 देश, ठीक है, 60 देशों के संविधान का इन लोगों ने अध्ययन किया था। अध्ययन करने के बाद भारत के संविधान का निर्माण हुआ, ठीक है। तो उसके बाद मैंने आपसे पूछा कि संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा, तो मैंने आप लोग को बताया था संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक। फिर मैंने पूछा लगभग कितने रुपए खर्च हुए, तो 64 लाख रुपए खर्च हुए। एक्यूरेट कितना था वो भी मैंने आप लोग को बता दिया था, 63,96,729 रुपए, ठीक है। तो ये इतना बच्चों मैंने बातें आप लोग को बता दिया था, ठीक है। अब उसमें जो है हम लोग अगर आगे बढ़ें, ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं, ठीक है, इस चैप्टर के। अब अगर क्वेश्चन पूछा कि ध्यान रखना बच्चों, संविधान का सीधा सीधा क्वेश्चन है कि संविधान का पिता, ठीक है, संविधान का पिता किसे कहते हैं? तो नो डाउट संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। जैसा कि मैं कल से आप लोग को बता रहा हूं कि चूंकि मुझे पूरा लिखना पड़ रहा है तो इसलिए मैं नाम को शॉर्ट में कर रहा हूं, ठीक ना, पूरा नाम मैं जो है नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ये संविधान के पिता कहलाते हैं, ठीक, ये बात सब कोई जान रहा है। बट अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ बात मैं ऐड कर दूं, क्या बात ऐड कर दूं कि किस व्यक्ति ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान की माता एवं पिता दोनों कहा है, ठीक है। तो इनका नाम क्या हो जाता है? तो नाम हो जाता है बच्चों डॉक्टर डॉक्टर के वी राव, ठीक है। तो डॉक्टर के वी राव जो हैं इन्होंने, डॉक्टर के वी राव जो हैं इन्होंने अंबेडकर जी को, डॉक्टर के वी राव ने ने बी आर अंबेडकर को संविधान की माता पिता दोनों कहा है, ठीक ना, दोनों कहा है, दोनों का है, ठीक है बच्चों। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ें, ठीक है। तो मैंने कल आप लोग से क्वेश्चन पूछा था कि संविधान, पूछा क्या था, अब लाइव है नहीं तो पूछा नहीं, अक्सर ऑफलाइन में मैं पूछता हूँ क्वेश्चन बच्चों से पहले, फिर उसके बाद से मैं उसका आंसर देता हूँ, लिखवाता हूँ, तो ये आदत मेरी पड़ी हुई है, ठीक है। तो मैंने आप लोग को कल बताया था कि जो संविधान सभा थी, ठीक है, इस संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, ठीक है। तो कुल संख्या कितनी थी? 389, ठीक है बच्चों, 389, ठीक। तो मैंने बताया था बच्चों कि यहाँ पे संविधान सभा की जो सदस्य वाली जो बात है, ठीक है, सदस्य वाली जो बात है, तो इसके बड़े ब्रॉड जो है कि पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें जो है एक बच्चे ने जो है पर्सनली जो है पूछ लिया कि सर जो है कि इसका थोड़ा सा पूरा जो स्वरूप है उसको एक बार डिफाइन कर दीजिएगा। तो हम कहे कि अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैंने जो है इसको कर दूंगा। तो भाई मैं, अब बच्चे ने कहा तो हम कहें कि चलिए भाई अब डिस्कशन कर देते हैं उस पर, ठीक है, डिस्कशन कर देते हैं। बाकी जो है मैं उसमें भी आपको बता दूंगा कि क्या बात आप मेनली याद रखना, ठीक है, क्या बात मत याद रखना, ठीक है। तो हम उस बात को बच्चों देखते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, चलो पूरा चर्चा करते हैं। संविधान संविधान सभा का संविधान सभा का गठन, ठीक है, संविधान सभा का गठन, ठीक, पूरी चर्चा इसकी करते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैंने आप लोग को बताया था संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? कुल सदस्य हैं 389, ठीक है, कुल सदस्य 389, ठीक है। तो ये 389 मेंबर हैं बच्चों, ठीक है। तो अब ध्यान रखना कि हमारा जो उस समय का भारत जो आज़ाद हो रहा था, आज़ादी का अनाउंसमेंट हो चुका था, आज़ाद होना था उसको, तब भारत के संविधान बन रहा था। अंग्रेजों ने बोला कि संविधान का आप निर्माण कर लीजिए, ठीक है, और संविधान के अनुसार देश का शासन चलाइए, ठीक है। तो अब 389 मेंबर थे, अब 389 मेंबर हैं, तो अब इसके पूरे प्रोसेस को मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो था क्या इसमें बच्चों, देखो ऐसे समझ लें, एक यहाँ पे ब्रिटिश ब्रिटिश सरकार
के अधीन अधीन प्रांत, ठीक, ब्रिटिश सरकार के अधीन प्रांत। और दूसरा यहाँ पे बात करें देशी रियासत, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार के जो अधीन प्रांत थे वो अलग थे, और देशी रियासत, अब देशी रियासत का मैटर कहाँ से आ रहा है इस बात को बच्चों समझना। देखो है क्या, 1857 की जब क्रांति हो गई तो महारानी ब्रिटेन की जो थी, इन्होंने क्या किया, इलाहाबाद में, ठीक है, एक घोषणा पत्र पढ़ा, ठीक है, घोषणा पत्र पढ़ा, और घोषणा पत्र पढ़ के उन्होंने उसमें एक बात ये क्लियर कर दिया कि लॉर्ड डलहौजी का जो राज्य हड़प की नीति थी और गोद निषेध का सिद्धांत जो था, इन सारी चीज़ों को खत्म किया गया और राज्यों को हड़पने की जो नीति थी उसको बंद कर दिया गया। तो जब बंद कर दिया गया तो छोटे छोटे राजा जो थे वो मौजूद थे, तो यही छोटे छोटे राजा जो हैं इन्हीं के क्षेत्र को क्या बोला जाता है, देशी रियासत, ठीक है, देशी रियासत। तो ब्रिटिश सरकार के अधीन, यानी ब्रिटिश सरकार ने जिन जिन क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया था, ठीक ना, जिन जिन क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया था वो अलग है, और जो राजा महाराजा थे वो अलग थे, और संविधान सभा में सदस्य जो हैं राजा महाराजा की तरफ से भी गए, और ब्रिटिश सरकार ने जिन क्षेत्रों को अपने अधीन किया था वहां से भी गए, ठीक ना। तो दोनों जगह से मिला के गए तो होता है संख्या 389, ठीक है, क्लियर। अब ब्रिटिश सरकार के अधीन जो प्रांत थे तो वहां से, यानी कि हम कह लें ब्रिटिश भारत से, ठीक है, कितने जो है सीटें गई, ठीक है, तो टोटल यहाँ कितनी होती हैं, ब्रिटिश भारत से 296, ठीक है, 296। अब सुनना बच्चों, प्रांतों से 294 और ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र, ठीक है, यहां से कितना, यहां से बच्चों 4। अब कहोगे सर इसका मतलब क्या है, तो बच्चों ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र का मतलब ये है कि जैसे आज आप राज्य और केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं ना, तो उसी तरह उस समय भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होते थे, ठीक ना। तो जो केंद्र शासित प्रदेश था उसी को कह रहे हैं कमिश्नरी क्षेत्र, ठीक है। तो इलेक्शन कितने पे हुआ, इलेक्शन हुआ बच्चों कितने पे, 296, ठीक है, 296 सीट जो है इस पे क्या हुआ, इस पे बच्चों हुआ चुनाव, ठीक ना। और इस पे चुनाव होता है, और देशी रियासत जो है, देशी रियासत, इनकी सीट कितनी थी, देशी रियासतों की सीट कितनी थी, 93, ठीक है, देशी रियासतों की सीट कितनी थी, 93, तो 93 देशी रियासत, ठीक है, और ब्रिटिश सरकार के अधीन 296, तो 296 और 93 अगर हम ये ऐड कर दें तो हो जाता है कितना, 389, ठीक। तो अब इलेक्शन होना है, ठीक है, इलेक्शन होना है कितने पे, 296 सीटों पे, ठीक है, तो 296 सीटों पे इलेक्शन होगा। तो अब वर्तमान सिनेरियो को थोड़ा देख के बच्चों आगे बढ़ते हैं। जैसे आज अगर इलेक्शन होता है तो बहुत सारी हमारे वहाँ पार्टियां हैं, मगर उस समय बहुत सारी पार्टियां नहीं थी, थोड़ी कम थी, ठीक है, आज बहुत सारी पार्टियां हैं। तो ये बताओ आज हमारे लोकसभा का चुनाव होता है तो 543 सीट पे इलेक्शन होते हैं, ठीक ना, 543, ठीक है, तो 543 सीट पे इलेक्शन होता है। तो इस इलेक्शन में बीजेपी भी खड़ी होती है, कांग्रेस भी खड़ी होती है, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, ऐसे बहुत सी पार्टियां हैं, सब इलेक्शन में खड़े होते हैं और सबको कुछ ना कुछ सीट मिलता है, ठीक। तो अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि उस समय कौन कौन सी पार्टी थी और उनको कितनी कितनी सीट मिली। तो बच्चों देखो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि सारी पार्टियों की अगर बात कर लें कि किस पार्टी को कितना कितना मिला तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसका एग्जामिनर जो है इस बात को समझता है कि ये याद करना बताना इतना जो है आसान नहीं है और बहुत और जरूरी भी नहीं है कि आप बताएं, ठीक। तो यहाँ पे आपको बताना क्या है, तो हम उस बात की चर्चा बच्चों कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है, ये देशी रियासत जो 93 है ना, यहाँ चुनाव नहीं होगा, ये मनोनीत होंगे, ठीक ना, ये मनोनीत हो जाएंगे, यानी कि बिना चुनाव लड़े क्या होगा, ये संविधान सभा के बन जाएंगे सदस्य, ठीक, संविधान सभा के बन जाएंगे सदस्य। तो अब जब इलेक्शन होगा 200, अब इलेक्शन कितने पे होगा, 296 पे, यहाँ क्या होगा चुनाव, यहाँ क्या है
मनोनयन, ठीक है, मनोनयन। तो अब जब इलेक्शन होगा तो इलेक्शन कितने सीट पे, 296। तो अब बच्चों यहां देखना 296, ठीक है, 296 पे इलेक्शन हुआ, ठीक है, 296 पे इलेक्शन होता है। तो अब देखो बच्चों 296 पे इलेक्शन होता है, तो यहाँ पे अब हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो 4 में यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखो तो 296 सीट पे चुनाव हो रहा है। अब इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको कितनी सीट मिली, ये आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। दूसरा मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग, इसको कितनी सीट मिली। तीसरा जो निर्दल निर्दल थे, ठीक है, निर्दल यानी जो किसी पार्टी से नहीं थे, उनको कितनी सीट मिली। और जो अन्य पार्टियां थी, अन्य पार्टियां, ठीक है। तो अब जैसे सोवियत पार्टी, वामपंथी पार्टी, ऐसे कई पार्टियां थी, तो उन पार्टियों को मैं जो है अब उनका यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, ठीक है, तो ज़्यादा डिफिकल्टी आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितना मिला, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिला 208, ठीक है। फिर अगर पूछा कि मुस्लिम लीग को कितना मिला, तो मुस्लिम लीग को मिलता है 73 सीट, ठीक है। और फिर अगर बात करें निर्दल को कितने मिलते हैं, 8, और जो अन्य पार्टियां थी उन सब को मिला के 7 सीटें ही मिली, ठीक है। तो अब यहाँ हम देख लें तो कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को मैंने बताया कितना मिला, 208 मिला, ठीक है। मुस्लिम लीग को 73 मिला, ठीक है। निर्दल को कितना मिला, निर्दल को 8 मिला, अन्य पार्टी जो थी इनको 7 सीटें, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो जाते हैं, 296। तो 296 सीटों पे इलेक्शन हुए और इन इन लोगों को इतने इतने सीटें मिली, ठीक है। और बाकी 93 सीट जो थी वो मनोनीत थी। तो कुल संख्या 296 और 93 अगर जोड़ लें तो हमारा ये 389 का आंकड़ा सामने आ जाता है। और अगर 296 सीटों पे जो चुनाव हुए तो 296 में किसको कितना कितना मिला, ये बात यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73, निर्दल को 8 और अन्य पार्टियों को 7। टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 296, ठीक है बच्चों। ये पूरा जो है आपका एक रिकॉर्ड था, ठीक है। इतनी बात जो है ये लगभग मैंने ज़्यादा आपको डेप्थ में बता दिया, ठीक है। तो आपकी भाई बच्चे ने पूछा, ठीक है, कि सर जो है इस बात को समझा दीजिएगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है जिक्र कर देंगे, ठीक है। बहरहाल आप इतना डेप्थ चीज़ें पता चली, परेशान नहीं होना है, मैं बता रहा हूँ क्या करना है। मेन बात जो है वो यही है, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो 389, ठीक। बहुत अगर आपका मन हो तो आप क्या और याद कर लें कि कुल कितने सीट पे इलेक्शन हुए थे, तो 296, ठीक। थोड़ा सा अगर और अच्छा कर सकते हैं तो बस आप ये कर लीजिए, कांग्रेस को सीट कुल कितनी मिली थी, 208, बस खत्म बच्चों। इससे ज़्यादा आपको बहुत कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपसे बन पाएगा कि मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी, तो याद कर लीजिएगा। हाँ, 3 चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। सबसे नंबर 1 पे कुल संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389, ठीक। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, कितने सीटों पे चुनाव हुए थे, 296, ठीक है। जो बाकी की सीटें हैं यानी कि 93 सीट, तो ये क्या थी, ये देसी रियासतों को मिली थी। तो यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुआ था, क्या हुआ था, मनोनयन हुआ था, यानी बिना चुनाव के ये लोग क्या बन गए, संविधान सभा के सदस्य। आज भी तो ये प्रक्रिया चलती हैं, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं ना, कला साहित्य विज्ञान सामाजिक सेवा के क्षेत्र के लोग, ठीक है। तो वो प्रोसेस देखिए यहाँ पे भी लागू है, मगर वहाँ पे ये प्रोसेस नहीं था कि कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा के क्षेत्र के ज्ञानी हो, बस देसी रियासत के लोग हैं, ठीक है। तो देसी रियासत, एक देसी रियासत है, तो वहाँ से बस डिसाइड हो जाता था कि भाई ये जो है जा रहे हैं, इनको जो है संविधान सभा का सदस्य बनाए जाए, ठीक है। तो वो उनकी इच्छा होती थी। तो आप केवल डेटा में 389 का और कुल कितने सीट पे चुना हुआ, 296 पे, ये 2 डेटा याद रखें। और दूसरा 296 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सीट कितनी मिली, 208, बस आप इतना याद रखते हैं ना बच्चों, आपको इससे बाहर नहीं पूछेगा। और अगर आप, मैंने बोला अगर आपकी इच्छा है तो आप मुस्लिम लीग को 73 मिले, ये याद रख लो। और देसी रियासत में कितनी सीटें थी मनोनयन की, 93, ठीक है, याद कर लो। फिर ये दोनों तो किसी कीमत पे नहीं पूछना है, ठीक है, ये दोनों किसी कीमत पे नहीं पूछना है, ठीक है। तो ये इतनी बातें बच्चों याद रख लो, कहानी खत्म, ठीक है। बढ़ते हैं आगे हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे हम लोग देखें बच्चों, तो इतनी बातें हो गई। अब देखो, जब संविधान हमारा, ठीक है, संविधान बनता है, ठीक है, तो संविधान बनने के दौरान, ठीक है, संविधान बनने के दौरान हम लोग अब अगला पॉइंट क्या देखें, तो संविधान जब बनता है तो टाइम वगैरह मैंने आप लोग को सब कुछ बता दिया था कि कितने समय वगैरह लगते हैं, ये सारी बातें बता दिया था, ठीक है। तो जब संविधान बन गया तो बना कब, तो इसमें कुछ बातों को जरा समझना। संविधान सभा की प्रथम बैठक मैंने आप लोग को बताया था 9 दिसंबर 1946, ठीक है, प्रथम बैठक। सेकंड बैठक जो है ये भी बताया था, थर्ड बैठक जो है ये भी बताया था, और आपको बच्चों यहाँ पे लास्ट सीटिंग जो है, अंतिम बैठक जो है वो आपको ध्यान रखना है। तो अंतिम बैठक कब हुई थी, तो अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को, ठीक ना, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, ठीक, अंतिम बैठक। और इसके बाद होता क्या है, इसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्णतः लागू कर दिया गया। तो आप लोग के दिमाग में आगे आ रहा होगा कि सर पूर्णतः लागू कर दिया गया, ठीक है, ये क्या मतलब है, यानी कि कुछ आंशिक रूप से भी लागू हुआ था क्या, ठीक है, यस, आंशिक रूप से भी लागू हुआ था। होता क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए भारत का संविधान बन के कब तैयार हो गया था, ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या है, भारत का संविधान बनकर तैयार कब हुआ, तो भारत का संविधान बन के तैयार हो जाता है बच्चों, यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाता है, 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949, ठीक है। अब अगर पूछा संविधान के लागू होने की तिथि क्या है, तो आपका आंसर यही है, ठीक है, 26 नवंबर 1949, ठीक है। इस दिन भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद लागू हुए, तो संविधान के 15 अनुच्छेद लागू हुए, ठीक है, लागू हुए। अब बच्चों थोड़ा सा आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों जो है 26 जनवरी को 1949 को संविधान बन गया, मगर 15 आर्टिकल ही जो है वही लागू किए गए, सबसे ज़्यादा नागरिकता से जो अनुच्छेद थे उनको लागू किया गया, ठीक है बच्चों। ये बात क्यों आ रही है, क्यों 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया भारत का संविधान, तो बच्चों देखो, जब अब आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू जो है, इन्होंने रावी नदी के तट पे भारतीय झंडे को फहराया था, ठीक है, और पूर्ण स्वतंत्रता का नारा दिया था, ठीक है, कब, 26 जनवरी को, तो पूर्ण स्वतंत्रता का नारा दिया था। और इसी के बाद से 1930 के बाद से हम लोग 26 जनवरी को हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे। अच्छा ठीक है, मगर इधर भारत की आज़ादी का जब घोषणा हो गया तो आज़ादी मिली हमको कब, 15 अगस्त 1947 को मिल गई। तो स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे हम लोग 26 जनवरी को, और यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस तो बन गया 15 अगस्त 1947, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई, प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई कि इतने वर्षों से, ठीक है, 15-16 वर्षों से, 17 वर्षों से मनाते आ रहे थे 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में, ठीक है, ये दिन हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, तो अब क्या हो, ये दिन को ऐसे छोड़ दिया जाए। तो इसलिए हुआ क्या, संविधान तो बन के 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया, 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए, परंतु पूरा संविधान इसलिए नहीं लागू किया गया कि जो हमारा स्वतंत्रता दिवस था 26 जनवरी ब्रिटिश सरकार के टाइम में, वो जीवित रखा जाए। तो उसको क्या किया, स्वतंत्रता दिवस चेंज 15 अगस्त 1947, यानी स्वतंत्रता दिवस हमारा 15 अगस्त को मनने लगा, और ये जो 26 जनवरी था इसी दिन संविधान को लागू कर दिया गया, और ये किस रूप में मनाया जाने लगा, गणतंत्र दिवस के रूप में, ठीक है, गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, ठीक है, 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, ठीक है बच्चों। तो ये इतनी बात थी, ठीक। अच्छा, अब इसमें
आगे बढ़ें तो बच्चों कुछ बातों को ध्यान रखने की जरूरत है। क्या बातें ध्यान रखने की जरूरत है? जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को ही, उस दिन भारत के संविधान में, ठीक है, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियां थी और कितने भाग थे, ठीक है, और वर्तमान समय में कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं, इस बात को भी देखना है। ठीक, तो अब इन बातों को बच्चों हम लोग यहाँ पे देखें, उससे पहले एक बात जरा यहाँ पे और जान लो, ठीक है, और वो बातें क्या होंगी? वो बातें बच्चों ये होंगी कि हमारा जो राष्ट्रगान प्लस राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत जो है, ठीक है, राष्ट्रीय गीत, ये जो है ये संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो दुविधा हो सकती है, सर राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत जो है, ठीक है, ये कब स्वीकार किया गया? मतलब क्या है? मतलब ये है बच्चों, जैसे हमारा राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन अधिनायक जय है, ठीक ना, यही हमारा राष्ट्रीय गीत हो, राष्ट्रीय गान होगा, नेशनल एंथम होगा। ये बात संविधान सभा ने कब जो है एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई उसी समय एक्सेप्ट कर लिया। तो 24 जनवरी 1950, ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 को होता क्या है? 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गान, ठीक है, और राष्ट्रीय गीत, ठीक है, इसको संविधान सभा ने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। और देखो आज भी हमारे वहाँ ये यही चल रहा है, ठीक है। बहुत से लोग जो है इस पे आपत्ति भी करते हैं कि राष्ट्रगान जो है नहीं होना चाहिए, कुछ सबके अपने अपने तर्क हैं, ठीक है, तो अब हम उस बात में नहीं जाना चाहेंगे। कभी अगर इतिहास जब पढ़ाएंगे तो आप अगर कहेंगे कि सर थोड़ी इस बात पे थोड़ी चर्चा करिए, तो फिर मैं इस पे चर्चा करूंगा कि क्या वास्तव में ये राष्ट्रीय गान जो है हमारा, क्या ये वास्तव में होना चाहिए था राष्ट्रीय गान कि नहीं, ठीक है, तो वो एक अलग मैटर हो जाएगा। अगर आपकी डिमांड होगी तो चर्चा करूंगा, वरना नहीं, ठीक है। तो ये इतनी बात हो गई बच्चों, ठीक है। तो अब देखें हम लोग कि भारत का संविधान जब लागू हुआ तो उस समय संविधान में कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां, कितने भाग? तो ध्यान रखना बच्चों, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। इस दिन देखना क्या है हमको? अनुच्छेद, आर्टिकल, ठीक है, शेड्यूल यानी अनुसूचियां, ठीक है, और पार्ट देखने हैं, भाग, ठीक है। तो कब हम देख रहे हैं? 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाता है? तो यहाँ पे बच्चों हमारा आंसर हो जाता है 395, ठीक है। अनुसूचियां कितनी थी? 8, भाग कितने थे? 22, ठीक है, 22। ये एक बात। अब अगर इसी बात को मैं यहाँ ये लिख दूं कि वर्तमान समय में, ठीक ना, वर्तमान समय में, ठीक है, कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां, कितने भाग हैं? ध्यान रखना आज की डेट में जो कि 2022 का जो टाइम चल रहा है, इस समय भी आर्टिकल वगैरह की बात करें तो यहाँ बच्चों क्या है? आर्टिकल 395। शेड्यूल जो है वो कितने हैं? वो बच्चों यहाँ पे हो जाते हैं 12, ठीक है, और पार्ट जो है वो कितने हो जाते हैं? 25, ठीक है। कैसे है ये सारी चीजें, हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे। ध्यान क्या रखना है? ध्यान अब ये रखना है कि जब भारत का संविधान लागू हुआ उस दिन भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियां, कितने भाग, ये बात आपको बता देनी है। अब इसी क्वेश्चन को देखो और किस तरीके से पूछेगा, ठीक है। अक्सर क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं, मैं क्यों बार बार क्वेश्चन के पैटर्न की चर्चा करता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन के पैटर्न की चर्चा करनी इसलिए आवश्यक है क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन ही तो सॉल्व करने हैं, और क्वेश्चन के पैटर्न अगर मालूम नहीं रहेंगे आपको तो आपसे गलतियां होती रहेंगी, ठीक है। तो अब यहाँ इसी क्वेश्चन को अब कैसे पूछेगा? यहाँ एक वर्ड मिलता है बच्चों, मूल संविधान, ठीक ना, मूल संविधान, और इसको अभी समझ लो, ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको आगे ये बहुत काम देगा। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, इस बात को जरा समझ लो, क्योंकि अभी जस्ट यहाँ मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, आप लाइव नहीं हैं बट फिर भी मैं जान रहा हूँ कि जितने लोग क्लास को देखेंगे सबके मन में जो है अलग अलग आंसर आएंगे, ठीक है, तो आप गलती करेंगे, आप गलती ना करें, मैं इसलिए उस बात की अभी चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहले बड़ा केयरफुल्ली इस बात को बच्चों समझना कि मूल संविधान का तात्पर्य होता क्या है, ठीक ना, इसे कहते हैं मूल संविधान। देखो बच्चों, तो 26 जनवरी 1950 को
26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में जो जो बातें सम्मिलित थीं, ठीक ना, भारतीय संविधान में जो जो बातें सम्मिलित थीं 26 जनवरी 1950 तक, वो सारी बातें किसका पार्ट है? मूल संविधान का पार्ट है, ठीक। और जो चीजें संविधान भाई लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, अब लागू होने के बाद जो चीजें बाद में ऐड की गई, जोड़ी गई, ठीक है, तो वो चीजें वर्तमान संविधान का भाग है, मूल संविधान का भाग नहीं है। ये बात एकदम क्लियर रखो, क्योंकि जब यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा तो मैंने क्या बोला, ठीक ठाक विद्यार्थी गलती करेंगे, ठीक। क्या ध्यान देना है? मूल संविधान का मतलब 26 जनवरी 1950 के पहले जो जो चीजें संविधान में थी वो मूल संविधान का भाग, और 26 जनवरी 1950 के बाद जो चीजें ऐड की गई, जोड़ी गई। अब जोड़ते कैसे हैं? संसद जोड़ती है संविधान का संशोधन करके, ठीक है। तो संविधान का संशोधन करेगी और संशोधन करके नई नई चीजों को ऐड करेगी। ये प्रावधान संविधान सभा ने क्यों रखा? भाई सिंपल बात है कि हमारा जो समाज होता है, समाज में परिवर्तन होते रहते हैं, और अगर समाज में परिवर्तन होगा तो जो कानून हमारे पुराने हैं तो उसमें भी तो परिवर्तन की आवश्यकता होगी। तो इसलिए कोई ना कोई संस्था होनी चाहिए कि नहीं, जो संविधान में संशोधन करे। समाज परिवर्तित हुआ तो संविधान में भी संशोधन का, ठीक है, आवश्यकता पड़ेगा, यानी कि उसको भी परिवर्तित करने की जरूरत हमको महसूस होगी। जैसे आज की डेट में जघन्य अपराध जैसे रेप, ठीक है, बहुत बड़े बड़े कोई कांड हो गए, ठीक है, तो उसमें आज बालिग और नाबालिग की परिभाषा बदल चुकी है। अब पहले क्या था बच्चों, 18 साल की आयु का बच्चा जो है वो नाबालिग, 18 साल की उम्र से कम का, मतलब 18 साल पूरा कंप्लीट ना हुआ, एक दिन भी अगर बाकी है 18 साल में उसके, तो वो नाबालिग माना जाता था। कोई अपराध किया तो उसको किशोर न्यायालय भेजा जाता था। मगर आज ये परिभाषा बदल चुकी है। आज अगर 16 साल का लड़का है, 16 साल कंप्लीट है उसका, ठीक है, 16 साल एक दिन का हो गया या 16 साल पूरा कंप्लीट हो गया, तो वो बालिग माना जाएगा। कब? बड़े अपराधों के लिए, ठीक है। तो समाज आज क्या है, आज की नई जनरेशन जो है वो ज़्यादा समझदार पैदा हो रही है, ठीक है। तो बालिग नाबालिग का यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे परिभाषा बदल दिया गया, ठीक है। तो इसलिए संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। तो संसद संशोधन करके जब कोई नई बात ऐड करेगी तो वो मूल संविधान का भाग नहीं होगा, वो किसका भाग होगा? वर्तमान संविधान का भाग होगा। अब यहाँ पे जा रहा हूँ बच्चों एक क्वेश्चन पूछने, ठीक है, और जैसा मैंने कहा था कि ठीक ठाक विद्यार्थी यहाँ पे गलती कर सकते हैं। तो देखते हैं, अब ये आपका मन जानेगा कि आप वास्तव में गलती कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, ठीक है। सुनो जरा, अब देखो क्या है, हम लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक अधिकार। अब ये मौलिक अधिकार की बात करें, फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो यहाँ से क्या क्वेश्चन है? अब देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हमारे भारत के संविधान में था नहीं, ठीक। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, कहा कि हमारे संविधान में भी, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, ठीक है। अब उन्होंने ये बात कही कि होना चाहिए, तो ये हुआ कि हाँ भाई ठीक है, होना चाहिए। अच्छा चलो ठीक, तो हुआ क्या, एक कमेटी गठित किया गया। कमेटी का नाम क्या रहा? कमेटी का नाम रहा बच्चों स्वर्ण सिंह, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति। तो स्वर्ण सिंह समिति जो है, इनको जिम्मेदारी दी गई कि आप जो है मौलिक कर्तव्यों की रचना करिए। तो स्वर्ण सिंह समिति में जो सदस्य थे, खुद स्वर्ण सिंह जो हैं, इन लोगों ने मिलकर क्या किया, मौलिक कर्तव्य लिखा, ठीक। तो मौलिक कर्तव्य जब लिखा तो शुरुआत में स्वर्ण सिंह समिति जो है वो, स्वर्ण सिंह जो है केवल 8 मौलिक कर्तव्य का सुझाव दे रहे थे, ठीक है, 8 मौलिक कर्तव्य का सुझाव दे रहे थे। तो फिर हुआ क्या, कहा गया कि नहीं 8 नहीं, कुछ और इसको देखिए आप, और एक आध ऐड करिए। तो फिर समिति ने 2 मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य जो है और बढ़ा दिए, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य कितने हो गए? 10, ठीक, मौलिक कर्तव्य हो गए 10, ठीक है। अब 10 मौलिक कर्तव्य हो गए, ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य हो गए, ठीक। तो अब हुआ क्या, सरकार उस समय किसकी थी? कांग्रेस की। प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी, ठीक है। तो फिर एक बात याद रखना बच्चों, संविधान में जब कोई चीजें हटानी हो या कोई नई चीज लानी हो, दोनों कार्य के लिए एक कार्य क्या करना पड़ता है? संविधान का संशोधन। और संविधान में संशोधन करने की शक्ति केवल और केवल किसके पास है? संसद के पास।
तो क्वेश्चन तो यहाँ भी बनता है कि संविधान में संशोधन कौन करता है, तो संविधान में संशोधन कौन करता है, तो संसद करती है। तो संसद ने संविधान में संशोधन किया और संशोधन करके होता क्या है, संविधान का 42वीं बार संशोधन हुआ और किस सन में हुआ, तो 1976। तो 1976 में संविधान का संशोधन हुआ और मौलिक कर्तव्य जो हमारे संविधान में नहीं थे उनको क्या किया गया, संविधान में शामिल किया गया। तो जब शामिल किया गया तो उसको जगह कहाँ दी गई, तो जगह दिया गया बच्चों उसको भाग 4 क, ठीक ना, 4 क यानी पार्ट 4A, ठीक है 4A। और आर्टिकल क्या रहा, तो अनुच्छेद जो रहा, किस अनुच्छेद में उसको जगह दिया गया, तो अनुच्छेद 51A यानी हम कह लें 51 क, ठीक ना, 51 क। तो इसमें जगह दे दिया गया। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चों एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। तो वही मैंने बोला कि यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है सामने, ठीक, और क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है भारत के मूल, एक मिनट, ये हाँ ठीक है, इसमें मैंने आप लिखा नहीं ऑप्शन, यहाँ लिख देता हूँ 0, ठीक है। भारत के मूल संविधान में, मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे, कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे, ठीक। ये रहा ऑप्शन, ठीक, आप लोग के सामने ऑप्शन है। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा, ठीक है। तो क्या आंसर होगा, अब ये दिमाग आपका दौड़ रहा होगा, ठीक है। अब सुनो, अभी इसका आंसर देने से पहले, क्वेश्चन आ गया है बोर्ड पे, मगर आंसर देने से पहले एक बात आपको और बता दूं, एक बात और क्या बता दूं, कि इंदिरा गांधी का शासनकाल खत्म हुआ, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद होता ये है कि आता है अटल बिहारी वाजपेयी का शासनकाल 2002 में। कार्यकाल 2002 में नहीं आया, 99 में आया, 1999 में, मगर 2002 में एक कार्य होगा। वो क्या होगा, संविधान का 86वां संशोधन होगा। वर्ष क्या होगा, 2002। संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मौलिक कर्तव्य जो 10 थे ना, इनकी संख्या बढ़ा के क्या कर दी गई, 11 कर दी गई, ठीक। अब क्वेश्चन क्या है, भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या कितनी थी, ठीक। तो अब यहाँ पे आप लोग के दिमाग में कई टाइप के क्वेश्चन, कई ऑप्शन जो है, मतलब 4 ऑप्शन हैं, तो सही कुछ लोग को समझ में भी आया होगा, कुछ लोग को थोड़ा बाउंस भी हो रहा होगा। यहाँ बच्चों आंसर क्या होगा, भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे, यहाँ आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ आंसर होगा 0, ठीक है, 0। आप कहेंगे सर 0 कैसे होगा, ठीक है, 0 इसलिए होगा बच्चों क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, मूल संविधान, और मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले कि मूल संविधान है क्या, इस बात को समझने की जरूरत है। तो मूल संविधान है क्या, 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान में जो जो चीजें सम्मिलित थी वो मूल संविधान का भाग है, और जो जो चीजें 1950 के बाद ऐड की गई हैं वो चीजें मूल संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। वो किसका भाग है, वर्तमान संविधान का, ठीक। तो यहाँ पे आपको यही ध्यान देना है, ठीक है बच्चों, यही ध्यान देना है कि क्या पूछा है, मूल संविधान पूछा है कि वर्तमान। तो मूल संविधान पूछा, आंसर 0। अगर पूछा वर्तमान संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 11। और अगर ये पूछा कि जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्य की रचना कर दी और इसे संविधान में जब जगह दिया गया 42वें संशोधन के द्वारा, तो उस समय मौलिक कर्तव्य कितने थे, तो उस समय मौलिक कर्तव्य बच्चों कितने थे, ठीक है। अब देखो 3 तरह से क्वेश्चन बन गया यहाँ पे, ठीक है। मौलिक कर्तव्य आगे हम लोग का चैप्टर है ही, ठीक है, तो उसमें मुझे पढ़ाना ही है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो उस बातों को बच्चों हम लोग देखा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब जो है इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और संविधान के कुछ समितियां हैं, ठीक है, संविधान की कुछ समितियां हैं, ठीक है, उन समितियों को हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे बच्चों हम लोग का
ये सब पॉइंट कंप्लीट होता है, ठीक है, पॉइंट कंप्लीट होता है, ठीक। तो ध्यान क्या देना है, ध्यान यही देना है कि वर्तमान भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, 395, कितनी अनुसूचियां, 12 और भाग 25, ठीक है बच्चों, ये बात। अच्छा, अब यहाँ बच्चों क्या ध्यान देना है, अब अगली बात, संविधान देखो जब बन रहा था तो संविधान बनने के समय, ठीक है, हम देखते क्या है, कुछ समितियां बनाई गई, ठीक ना, कुछ समितियां बनाई गई। तो अब जो है उन समितियों के हमसे पूछता है नाम, ठीक ना, उन समितियों के क्या है, हमसे नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये लिख दें कि संविधान संविधान सभा की संविधान सभा की समितियां, संविधान सभा की समितियां, ठीक है। तो संविधान सभा की समितियां जो हैं, ये संविधान निर्माण का ही पार्ट है बच्चों, ठीक है, संविधान निर्माण का ही पार्ट है, ठीक है। बट जो है हम लोग को अब ये थोड़ा सा एक अलग हेडिंग बना के, ठीक है, इसको देखना होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में बांटेंगे। दो पार्ट क्या होगा, एक पार्ट बच्चों यहाँ पे होगा, जैसे जो है दो कॉलम बना लेंगे, ठीक है, दो कॉलम, ठीक। और यहाँ पे लिख देंगे समिति, समिति, और यहाँ पे लिख देंगे समिति के अध्यक्ष, ठीक ना। तो यही सब पूछे जाएंगे आपसे कि कौन सी समिति के, ठीक है, कौन व्यक्ति अध्यक्ष थे, ठीक है, कौन व्यक्ति अध्यक्ष थे, ठीक। तो अब जैसे बच्चों दो समितियां, ठीक है, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट, एक संघ शक्ति समिति और दूसरा संघीय संविधान समिति, ठीक है। तो यहां हम लिख दें संघ शक्ति शक्ति समिति, और दूसरा लिख दें संघीय संघीय संविधान संविधान समिति, ठीक है। तो अब दोनों के यहाँ पे अध्यक्ष कौन हो जा रहे हैं, तो दोनों के अध्यक्ष कौन हो जा रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये बच्चों ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, ठीक है, यूपीपी में कई बार पूछा हुआ है, ठीक है, जेई में भी पूछा हुआ है, ठीक। तो लगभग जो है अभी भी ये सब रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। अब आगे अगर बढ़ें तो आगे पूछता है कि प्रांतीय संविधान समिति, ठीक ना, प्रांतीय मतलब प्रांत जो हैं, ठीक है, उनके उनके क्या क्या कार्य होंगे, उनको क्या क्या सुविधाएं देनी चाहिए प्रांतों को, अब उससे रिलेटेड कमेटी बनाई गई, ठीक है। तो प्रांतीय संविधान समिति जो है बना, ठीक है, तो उसके अध्यक्ष कौन बने, ठीक है, तो प्रांतीय संविधान समिति। तो यहां लिख दें प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन रहे, तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, ठीक है, ये प्रांतीय संविधान समिति के क्या रहे, ठीक है, ये अध्यक्ष रहे। आपको ये बात याद करनी ही होगी, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो कमेटी है, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, ठीक है। अब देखो इसमें भी मूल अधिकार एवं मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, ठीक है। तो इसके जो है, इसके प्रेसिडेंट कौन होंगे, तो इसके प्रेसिडेंट भी कौन है बच्चों, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसके भी आंसर क्या हो जाते हैं, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये बात यहाँ तक की हो गई, ठीक है। अब आगे अगर बढ़े बच्चों हम लोग कि
नेक्स्ट पॉइंट में, ठीक है। तो जैसे हम लोग देखें एक समिति जहाँ पे आपसे और गलतियाँ हो सकती हैं, ठीक है। और गलतियाँ क्या, तो ये जो समिति अभी लिखे थे, ठीक है, मूल अधिकार संबंधी समिति जो था, ठीक है, परामर्श संबंधी समिति, ठीक है, तो इसमें जो है इसमें डिवीजन किया गया, ठीक है, डिवीजन किया गया। और वो डिवीजन क्या रहा, दो नाम से, एक रहा मूल अधिकार उप समिति और एक रहा अल्पसंख्यक उप समिति, ठीक है, अल्पसंख्यक उप समिति। अब इन दोनों के अध्यक्ष कौन होंगे, ठीक, इन दोनों के अध्यक्ष देखो बच्चों, ठीक है, ठीक है। तो यहां देखें अब हम बच्चों, तो मूल अधिकार उप उप समिति, ठीक है, ये एक हो गया, ठीक है। दूसरा अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति, ठीक है। तो अब इनके अध्यक्ष को पूछेगा, ठीक है। तो पहले वाले के अध्यक्ष कौन होंगे, जेबी कृपलानी, और दूसरे वाले के एचसी मुखर्जी, ठीक है। तो फर्स्ट वाला कौन हो गया, जेबी कृपलानी, और दूसरे को हो जाते हैं एचसी मुखर्जी। अब याद करो बच्चों, एचसी मुखर्जी का जिक्र मैंने इसके पहले भी कहीं कर रखा है, ठीक है, याद आ रहा है, तो याद आना चाहिए। क्यों, क्योंकि एचसी मुखर्जी संविधान सभा के कुछ थे, क्या थे, तो संविधान सभा के ये उपाध्यक्ष थे, ठीक है। तो यही जो है इस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, ठीक। अब अगर हम आगे बढ़ें, ठीक है, तो नेक्स्ट हमसे पूछता है प्रक्रिया और नियम समिति। अब जैसे संविधान सभा का गठन हो गया, अब उसकी संविधान सभा की टाइमिंग क्या होगी, तो टाइमिंग तय किया गया 11 बजे से संविधान का निर्माण शुरू होगा, सभी सदस्य जो है संविधान सभा के 11 बजे उपस्थित हो जाएं। तो अब ये जो प्रक्रियाएं थी, जो नियम बना, अब ये एडवाइस कौन दे रहा है कि 11 बजे बनना शुरू हो, ठीक है, और शाम को 6 बजे खत्म हो जाए। आज यही हमारे संसद की टाइमिंग भी है। तो पूछता है संसद की टाइमिंग कब से कब तक है, ठीक है, उसका वर्किंग टाइम क्या है, तो 11 से 6, ठीक ना, 11 से 6। तो ये 11 से 6 का जो सिस्टम है ये कैसे आया, ठीक। तो हमारे जो राष्ट्रपति थे प्रथम, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो वो प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे। तो उन्होंने ही ये प्रक्रियाएं और नियम बनाई, ठीक। तो अब आपसे पूछ लेगा प्रक्रिया एवं नियम समिति, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन हो गए, इसके अध्यक्ष हो गए बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा बच्चों, आप लोगों को हो सकता हो थोड़ा बहुत जो है मेरे लेखन शैली में कुछ त्रुटि दिख रही हो, बार बार कई जगह डॉक्टर मैंने शब्द यूज किया। तो मैंने अक्सर देखा है ऑफलाइन की क्लास में बच्चे जो है टोकते हैं मुझे कि सर डॉक्टर गलत लिख रहे हैं आप, ठीक है। वो क्या बोलते हैं, सर डॉक्टर आप बार बार ऐसे लिख रहे हैं, डॉक्टर तो ऐसे लिखाता है, ठीक है। बात उनकी भी गलत नहीं है, मगर यहाँ पे समझ का फेर है। क्या बात है बच्चों, देखो जैसे जो सर्जरी और जो मेडिसिन वाले जो डॉक्टर होते हैं ना, जो दवा लिखते हैं, चीरफाड़ करते हैं, उनको अगर शॉर्ट में लिखना होता है ना, तो उनके लिए डॉक्टर ऐसे लिखा जाता है, ठीक। और जो किसी सब्जेक्ट से पीएचडी कर लेते हैं और वो उस सब्जेक्ट के डॉक्टर जब हो जाते हैं, मतलब सब्जेक्ट का डॉक्टर होना मतलब क्या, उस विषय का बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाना, ठीक। मान लो मैंने पॉलिटिकल साइंस से, ठीक है, पीएचडी कर लिया, तो मैं जो है अब अपने नाम के आगे डॉक्टर अवधेश, ठीक है, मतलब अवधेश के बगल में डॉक्टर लिख सकता हूँ। तो जब मैं इस टाइप का डॉक्टर लिखूंगा तो ये डॉक्टर देखो ऐसे नहीं लिखाएगा, ये ऊपर चंद्र केवल बनता है, ठीक है। तो मुझे याद आ गया अचानक से ये बात कि ऑफलाइन में बच्चे जो है अक्सर मुझसे पूछ लेते हैं, तो मैं सोचा क्या पता आपके मन में भी आ रहा हो कि सर जो है कि क्यों बार बार ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा अब अगर देखें तो संविधान सभा में एक समिति थी कार्य संचालन समिति, ठीक है। तो आपसे अब पूछेगा कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखना बच्चों, कार्य संचालन समिति, तो कार्य संचालन समिति जो है इसके भी अध्यक्ष कौन हैं, इसके भी अध्यक्ष हैं डॉक्टर
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। कारसन डॉक्टर नहीं, एक मिनट, सॉरी बच्चों, राजेंद्र प्रसाद आंसर नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, ठीक है। तो कार्य संचालन समिति के जब अध्यक्ष की बात आएगी तो हमारा आंसर क्या होता है, के एम मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, ठीक है। के एम मुंशी, के एम मुंशी, के एम मुंशी, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों। अब बात करें, एक समिति है, उसका नाम क्या है, झंडा समिति, ठीक है, झंडा समिति। तो झंडा समिति के अध्यक्ष को लेकर बच्चों बड़ा विवाद है, ठीक है। झंडा समिति के अध्यक्ष को लेकर विवाद है। झंडा समिति जो है, ठीक ना, इसका अध्यक्ष जो है, देखो दो तरह से आंसर बनते हैं जब आयोग के प्रश्न होंगे, ठीक ना, पीसीएस वगैरह, ठीक है, बीईओ, समीक्षा अधिकारी, इस टाइप के जो पेपर्स होते हैं उसमें आंसर कुछ और देता है, वनडे एग्जामिनेशन में जो है आंसर कुछ और देते हैं, ठीक है। तो आपका जो एग्जामिनेशन होगा उसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, जेबी कृपलानी, ठीक ना, जेबी कृपलानी। मगर वास्तविकता में सही आंसर क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ऑप्शन में ध्यान रखना बच्चों, दोनों एक साथ नहीं देता है, ठीक ना, ऑप्शन में दोनों एक साथ नहीं देता, तो सुनना, ध्यान रखना। अगर ऑप्शन में बाय द वे दे दिया आपके पेपर में राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन, ठीक है, और झंडा समिति के अध्यक्ष को पूर्व में आंसर जो है जेबी कृपलानी माना गया है, अगर आ गया ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद, तो अब आपका आंसर क्या होगा, राजेंद्र प्रसाद। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जो पेपर सेटर होते हैं चेंज होते रहते हैं। तो अब मान लो मैं, मेरा मेरा आंसर यही है राजेंद्र प्रसाद, मान लो बाय द वे मैं पेपर सेटर रहा, तो मैं क्या करूंगा, मैं आंसर राजेंद्र प्रसाद को मान, मैं देखूंगा यार पूर्व में गलतियां होती रही हैं तो क्या वो गलतियां चलती रहेंगी, नहीं, ठीक है। अगर ऑप्शन में मिला राजेंद्र प्रसाद तो आंसर आप यही देंगे, ठीक ना, वरना जो है जेबी कृपलानी, ठीक है। और जो सबसे मेन है, अब उसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे मेन जो है उसमें अगर आ जाएं तो यहाँ पे बच्चों देखें तो सबसे मेन कौन सा हो जाता है, सबसे मेन यहाँ पे हो जाएगा प्रारूप समिति, ठीक है, प्रारूप समिति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रारूप समिति, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी, और हिंदी में एक नाम और इसको देते हैं जो कि बहुत कम किताबों में मिलता है, पांडु लेखन, पांडु लेखन समिति, पांडु लेखन समिति, ठीक है। तो पांडु लेखन समिति या प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष बच्चों हो जाते हैं डॉक्टर, डॉक्टर, एक मिनट, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, बी आर अंबेडकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें बी आर अंबेडकर सहित कुल संख्या भी पूछ लेता है, ठीक है। बी आर अंबेडकर सहित कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या बच्चों कितनी है, 7, ठीक है। कुल संख्या कितनी हो जाती है, 7, ठीक है। तो प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7, ठीक है। और इसके जो है अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष की बात करें बच्चों तो इसके अध्यक्ष हो जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, भीमराव अंबेडकर। अब इसमें 7 सदस्य कौन कौन है, 7 सदस्य कौन कौन है, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो वहां बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं मगर फिर भी जो है आपको यहाँ पे बता देता हूँ कौन कौन जो है सदस्य रहते हैं, ठीक है। तो हम अगर देखें तो सबसे नंबर 1 पे, ठीक है, सबसे नंबर 1 पे हो जाते हैं खुद, नंबर 1 पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये क्या हो गए, ये हैं अध्यक्ष, ठीक है, ये क्या है, ये अध्यक्ष है, ठीक है। दूसरे नंबर पे के एम, के एम दूसरे नंबर पर के एम मुंशी, के एम मुंशी, ठीक है। थर्ड नंबर पे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक ना। फोर्थ नंबर पे मोहम्मद, मोहम्मद
सादुल्ला, ठीक है, मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है, मोहम्मद सादुल्ला। फिफ्थ नंबर पे बात करें तो हिदाए, एक मिनट, ये मुंशी हो गए लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है 5। और ये टीटी टीटी कृष्णामाचारी, ठीक है, टीटी कृष्णामाचारी। अच्छा बच्चों, एक बात ध्यान रखना, ठीक है, एक बात ध्यान रखना, टीटी कृष्णामाचारी के साथ एक नाम दे देगा, वीटी कृष्णामाचारी, ठीक ना, वीटी कृष्णामाचारी। अब वीटी कृष्णामाचारी को यहाँ पे ध्यान रखना, ये संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे, ठीक ना। एक तो नाम मैं पहले बता चुका, ठीक है, हरिश्चंद्र मुखर्जी, और दूसरे भी उपाध्यक्ष थे, ठीक है, वो कौन थे, वीटी कृष्णामाचारी, ठीक है। यहाँ मैंने क्या लिखा है, यहाँ मैंने लिखा है टीटी कृष्णामाचारी, ठीक है, टीटी कृष्णामाचारी। तो इस बात को ध्यान में रखना बच्चों, ठीक है। और थर्ड कौन हो जाएंगे, थर्ड हो जाते हैं एन माधवराव, ठीक है, सॉरी थर्ड कह रहा हूँ, 6 एन माधव राव, ठीक है, एन माधव राव। और 7वें नंबर की बात कर ले बच्चों, 7वें नंबर की बात तो एन गोपाल स्वामी आयंगर, ठीक है, कहीं नाम लिखा है नहीं, ठीक है, तो एन गोपाल स्वामी, एन गोपाल स्वामी आयंगर, एन गोपाल स्वामी आयंगर। अच्छा, अब यहां बच्चों देखो, ऐसे ही याद करके 7 नाम बता पाना तो ये एक थोड़ी कठिन बात हो जाती है, ये मैं मानता हूँ, ठीक ना। बट ऑप्शन में गलत नहीं होगा आपका, इसका भी एक आसान सा फार्मूला है। आसान सा फार्मूला क्या है, 7 नाम आपके गलत नहीं होंगे, बस थोड़ा सा मेहनत आपको करना है। और वो मेहनत क्या होगा, बस बच्चों वो मेहनत यही होगा कि आप देखो, एक नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये तो रटा है, सबको रटा है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। पांडुलेखन समिति नहीं लोग जानते हैं, आज जान लो कि पांडुलेखन को ही बोलते हैं प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। कुल सदस्य संख्या 7, भीमराव अम्बेडकर फर्स्ट हो गए, ठीक है। और अब इसमें क्या आपको करना है, एक नाम इसको नोट कर लो, के एम मुंशी, ठीक है, के एम मुंशी। और दूसरा नाम जो है आप नोट कर लो, मोहम्मद सादुल्ला। 2 नाम खाली आप याद कर लोगे ना तो ऑप्शन में आपका गलत नहीं होना है। वैसे बताने में तो समस्या होगी, ये तो मैं भी जान रहा हूँ, ठीक है, मगर इस तरह से नहीं गलत होगा ऑप्शन में। कैसे, के एम मुंशी का नाम और मोहम्मद सादुल्ला का नाम अगर याद रख लिए तो बाकी देखो यहाँ पे सब जितने नाम हैं, जितने नाम हैं, कहीं ना कहीं ये सारे नाम जो है कृष्ण जी के पर्यायवाची हैं, ठीक ना, कृष्ण जी के पर्यायवाची हैं। अब कृष्ण जी के पर्यायवाची में क्या, कृष्णा स्वामी। अब देखो मेन कीवर्ड है, ये किसी कीमत पे गायब हो ही नहीं सकता है, कृष्णा स्वामी, ठीक। दूसरे में अगर हम देखें फिर कृष्णामाचारी, ठीक, माधव, माधव भी कौन, कृष्ण जी, ठीक है। फिर यहाँ गोपाल, गोपाल कौन, ये भी कृष्ण जी। तो यानी कि बस क्या ध्यान रखना है, कृष्ण जी के नाम को बस आपको ध्यान में रखना, और मैं जानता हूं कि इतना तो सबको पता होगा ही होगा, ठीक है। तो बस आप 2 नाम याद रख लो, के एम मुंशी और मोहम्मद सादुल्ला। आपको 7 सदस्य जो है ऑप्शन में नहीं गलत होंगे, ठीक है। हाँ वैसे जो है थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है, इस बात को तो मैं भी रियलाइज करता हूँ, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास बच्चों हम लोग की यहीं कंप्लीट होती है, ठीक है। और हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास जो भारत का जो 28 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो उस चैप्टर का नाम क्या होगा, संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है। नहीं, संघ एवं राज्य क्षेत्र पे नहीं आएंगे बच्चों, हम लोग सबसे पहले देखा जाएगा प्रस्तावना, प्रियम्बल, उसके बाद आता है संघ एवं, जैसे क्रम से मैं चलता हूँ, ये नहीं कि मतलब जो है कि बीच से कुछ भी उठाया पढ़ा दिया, ऐसा मेरा सिस्टम नहीं है, एकदम क्रम से मैं चलता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग का जो चैप्टर आता है संविधान में, एकदम क्रम से, वो क्या होता है, प्रस्तावना, ठीक। बीच में कुछ चीजें, जैसे क्या, कुछ चीजें ये कि संविधान के जो 12 अनुसूचियां हैं, ठीक ना, उनके नाम पूछे जाते, नाम पूछना मतलब ये कि 12 अनुसूची है तो पहले अनुसूची में क्या कहा गया, दूसरे में, तीसरे में क्या। तो ये बच्चों कहीं कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसको मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा या बोर्ड पे पहले ही मैं लिख दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, पीडीएफ भी ले लेना
वो हो गया। दूसरी बात, संविधान के विदेशी स्रोत, ठीक है, विदेशी स्रोत, विदेशी स्रोत की बात करें कि फंडामेंटल राइट, ठीक है, ये कहाँ से लिया गया, तो बच्चों हमको मालूम है फंडामेंटल राइट संयुक्त राज्य अमेरिका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, मैं इसके पहले भी इस बात की चर्चा कर चुका हूँ। तो ये भी एक सेक्शन होगा हम लोग का इसी संविधान निर्माण की प्रक्रिया से। तो मैं आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको इसको क्या करूँगा, स्क्रीन पे पहले ही मैं लिख के रेडी कर दूंगा और आप जो है स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। और जो मैं पीडीएफ दूंगा उसमें ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो आप अगर नोट्स बना बनाया मिल जाना वो एक अलग मैटर होता है, और क्लास देख देख के अगर आप नोट्स बनाओगे ना, यकीन मानो इतना बढ़िया तैयार हो जाएगा आपका क्वालिटी कि आपको कहीं कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अगर ये प्रयास कर पाएँ कि आप देखते रहिए क्लास, नोट्स बनाते रहिए, तो आपके लिए करते हैं, ठीक है, फिर कल मिलते हैं।